आप इसे केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कह सकते हैं और केमिकल बॉन्डिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है, जिसमें ये वाले क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से उठाया है और ये क्वेश्चन बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं। अब ऐसे कुछ सिमिलर क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, हम सारे डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिया है मैंने, उसकी थ्योरी ली है। क्वेश्चन और थ्योरी, यानी आपको क्वेश्चन भी पता लगेगा, थ्योरी भी पता लगेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने क्वेश्चन कराया खेल खत्म, टाइम लगेगा पर अच्छे से करेंगे। लिखा है व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म बॉन्ड ऑर्डर। देखिए, अब ये डिफाइन करने वाली चीज है, ये बड़ा इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर मॉलिक्यूल्स है तो उनके बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं समझे? जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है क्या है बताओ? 2। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3। तो ये बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो आपसे बोलेगा बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। देखिए, कभी भी बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए BO मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1/2, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। अब तुम बोलोगे बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग क्या है, ये मैं आपको थ्योरी से समझाता हूं। देखिए, बॉन्डिंग वाले का मतलब होता है जहां पर स्टार ना हो, जैसे ये बॉन्डिंग है, ध्यान देखना, ठीक है, ये वाला भी आपका बॉन्डिंग की कैटेगरी में है, ये वाला भी आपका बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। अब एंटी बॉन्डिंग कौन सा होता है? स्टार वाला। जैसे स्टार वाला है तो ये एंटी बॉन्डिंग है, ये भी एंटी बॉन्डिंग है। यानी हमें बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर। ये इसका डेफिनेशन हो गया, इट इज 1/2 डिफरेंस ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। ये डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2O2 O2 प्लस O2 माइनस। इनके हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा जो तरीका मैंने आपको बताया है। तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद ही घर पे ट्राई करेंगे। जैसे मैं, चलिए मैं N2 करके दिखाता हूं, N2। तो एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि ये जो मैंने आपको ये लिख के दिया है, यहाँ पे ये जो लिख के दिखाया है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ क्लियरली। ये जो लिख के दिखाया है मैंने, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देना, ये आपको याद करना पड़ता है। ये एनसीईआरटी से उठाया गया है, ये चीज ये याद करना पड़ेगा आपको। और फिलहाल ये जो डायग्राम, ये जो चीजें मैंने लिखी है, एनर्जीज का अरेंजमेंट होता है, ये लिखा है मैंने O2 और F2 के लिए। ये ओनली वैलिड होता है हमारे O2 और F2 के लिए, ध्यान रखना। यानी ये जो मैं लिख के दे रहा हूं आपको, ये वैलिड है ओनली, क्लियरली मेंशन कर दूं, O2 और F2 के लिए वैलिड है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में सर N2 भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? देखो, O2 वाले सारे क्वेश्चन आप इससे कर सकते हो, लेकिन N2 वाला क्वेश्चन इससे नहीं कर सकते। तो N2 के लिए अलग होता है। तो मैं क्लियर बता दूं कि ये वाला आपको याद करना है O2 F2 के लिए, और N2 के लिए अलग याद करना है। तो N2 वाला भी मैं करवा दूंगा। पहले मैं आपको O2 प्लस और O2 माइनस करके दिखाता हूं, क्योंकि ये जो हमने लिखा है सिर्फ O2 के लिए ही वैलिड है और F2 के लिए वैलिड है। यहाँ पर तो N2 है, तो N2 वाला क्वेश्चन अलग से करना पड़ेगा, जो भी मैं करके दिखाऊंगा। सेम तरीका है, सेम प्रोसेस है। चलो एक आपको मैं करके दिखाता हूँ, O2 के लिए करके दिखाता हूँ। तो अगर हमारे पास सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, O2 के लिए कर रहे हैं। देखिए, O2 मतलब क्या, एक ऑक्सीजन में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन में होगा 16 इलेक्ट्रॉन। तो आपको 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देना है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है समझ लीजिए, हर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो मैं 1s2 भर दूंगा, सिग्मा स्टार 1s2, फिर 2s2 भर दूंगा, सिग्मा स्टार 2s2। तो मैं 2 4 6 8 भर चुका हूं। फिर से मैंने 2 भर दिया, क्या हो गया? 10। अब देखिए, यहां पर बराबर का साइन है। इसका मतलब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन भरो पर ऐसे भरो कि 11वां इसमें तो 12वां इसमें, फिर 13वां इसमें, 14वां इसमें। मतलब अगर 2 डब्बे साथ हो तो पहले एक में भरते हैं, फिर दूसरे में, फिर एक में। फिर पेयरिंग कब भरते हैं? जब सिंगल सिंगल फील्ड हो जाए। जब सिंगल सिंगल फील्ड हो जाता है तब हम पेयरिंग करते हैं। अब दोस्तों, तो कितने भर चुके हैं हम? 2 4 6 8 10 11 12 13 14। फिर यहां पर वही 15 16 16 16 हो गया। क्योंकि देखो, जब भी 2 बराबर के साइन के साथ हो तो एक एक पहले भरा जाता है। भरने का तरीका क्या है कि सब में 2 2 भरते रहो, लेकिन जब भी बराबर का साइन हो तो एक एक, फिर पेयरिंग बाद में की जाती है। तो आपको क्या मिलेगा कि हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें लिखना होता है 1/2 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब होता है जो स्टार के साथ नहीं है, यानी 2 है बॉन्डिंग में, फिर 2 4 है बॉन्डिंग में, 2 6 है, 2 8, 2 10 10 है, ये तो स्टार वाले हैं। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? तो 1/2 बॉन्डिंग में 10 हो गया, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 4 5 6 6। तो 10 में से 6 गए, 4/2 यानी 2। यानी O2 2 ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है। कितना आया है? 2 आया है। इसी प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे O2 के लिए निकाल लिया मैंने, मुझे O2 पॉजिटिव के लिए निकालना है, तो
O2 पॉजिटिव के लिए निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा नियम है। सिंपल सा नियम क्या है कि O2 पॉजिटिव का मतलब है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का मतलब जो पहले 15 था कितना हो जाएगा बताओ, और 16 था वो कितना हो जाएगा 15। यानी आपके आंसर में इतना चेंज आएगा कि लास्ट का एक इलेक्ट्रॉन आपको गायब करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 16 था, अब क्या है 15। तो क्वेश्चन में जहां 10 तो 10 ही रहेगा, पर एक गायब हो गया, स्टार वाला एक गायब हुआ है। अब स्टार में कितने हो जाएंगे 5। अगर स्टार में 5 हो जाएंगे तो 10 माइनस 5/2 2.5, क्योंकि देखो ना 10 में से 5 गए 5 और 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5। तो इस प्रकार से O2 पॉजिटिव में कितने बॉन्ड ऑर्डर, क्या है बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब O2 माइनस में क्या होगा ये आप खुद सोचना। अब देखिए O2 माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन, यानी 16 यहां तक था, 16 यहां तक था, तो यहां पर 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17। नहीं समझे, पहले एक था ना, तो अब एक में 2 हो जाएगा, तब जाएगा 17। O2 माइनस का होता है इलेक्ट्रॉन का मिलना, यहां पर 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आप यहां पर क्या करेंगे, स्टार में जो स्टार में पहले 6 था, कितना हो जाएगा 7। नहीं समझे, अगर हम O2 की बात करें तो 16 इलेक्ट्रॉन है, तो स्टार में कितने हैं 6। O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन है, तो स्टार में कितने हो गए थे 5। यानी कि स्टार में यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन थे 16 में, तो 17 में स्टार कितने होंगे 7। कितने होंगे, तो यहां पर 7 आएगा, तो यह जाएगा 1.5, क्या जाएगा 10 में 7 गया 3, 3/2 1. नहीं समझ में आया, ये लॉजिकली सोचो। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन थे, O2 पॉजिटिव में 15 थे, और O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 16 में एक बढ़ गया 16 में एक घट गया। इस प्रकार से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कि सर N2 वाला हम कैसे करेंगे, तो एक बार इसे नोट करो, फिर मैं आपको N2 वाला डायग्राम दिखाता हूं। ठीक है, चल चलिए। तो जैसे कि ये हमारा जो है मेनली O2F2 के लिए होता है, और बाकी कुछ हमारे पास आ जाए तो उसके लिए हम ये वाला डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। बाकी कुछ आ जाए मतलब कि क्वेश्चन आ गया कि भाई तुम मुझे N2 का बताओ या C2 का बताओ, कुछ और O2F2 के अलावा कुछ और दिखाई दे, तो ट्राई करना कि आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व करो और इससे क्वेश्चन हो जाएगा। बोलो सर दोनों एक जैसे ही तो है, नहीं दोनों एक जैसा नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। आप देखना हल्का सा फर्क है, ये एनर्जीज के हिसाब से काम किया जाता है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर N2 के लिए क्वेश्चन है, तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम ये सोचेंगे। हम कहेंगे यार N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सेम आप घर पे इसमें डाल के कर लेना, 14 इलेक्ट्रॉन भर लेना। देखो 2 4 6 8 9 10 11 12 9 देखो 9 10 11 12 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14। अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगा के आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आंसर 3 आएगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 3। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने एक क्वेश्चन किया। अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जिससे आप क्वेश्चन एग्जाम में अपने आप कर पाओगे। देखिए जब भी आप किसी का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो, ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर निकालते वक्त आप काउंटिंग करते हो और आपको नंबर ऑफ बॉन्डिंग ज्यादा दिखाई दे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग से, तो समझना मॉलिक्यूल आपका स्टेबल है। मॉलिक्यूल क्या आपका स्टेबल। अगर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ बॉन्डिंग से, तो चांसेस है कि भैया वो हाईली अनस्टेबल है, और हो सकता है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी ना करे। क्या बोला मैंने, हाईली अनस्टेबल, नो एग्जिस्टेंस भी आ सकता है। नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बराबर होंगे ना कभी, तो आप समझ लेना कि एग्जिस्टेंस ही नहीं है, नो एग्जिस्टेंस, नो एग्जिस्टेंस। एंड हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल भी हो सकता है, हाईली अनस्टेबल होगी। हाईली अनस्टेबल है तभी तो नॉन एग्जिस्टेंस है। नहीं समझे मेरी बात को, हाईली अनस्टेबल एंड नो एग्जिस्टेंस भी हो सकता है। ये क्या बोला मैंने, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी नंबर ऑफ बॉन्डिंग ज्यादा हो, किससे, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग से, तो अच्छी बात है। बॉन्डिंग का मतलब कौन सा है बताइए, बॉन्डिंग का मतलब है स्टार वाले, नहीं बिना स्टार, विदाउट स्टार। विदाउट स्टार इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो अच्छी बात है, और ए का मतलब क्या होता है, विद स्टार, करेक्ट ना। तो हमें कोशिश रखनी है कि विदाउट स्टार वाले ज्यादा हो और विद स्टार वाले क्या हो, कम। मतलब कोशिश क्या, यही देखना होता है हमें। जैसे और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि बॉन्ड ऑर्डर, जो बॉन्ड ऑर्डर है, मैं क्लियरली लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बॉन्ड ऑर्डर है जो प्यारे बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ पा रहे हो। एंड जो बॉन्ड ऑर्डर है वो स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल है, ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, दूसरा अगर वो स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है ज्यादा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ज्यादा होगा। यानी कि मैं कहता हूं ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, बॉन्ड ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो स्टेबल होगा, और उसको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल। तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो होगा वो हाई होगा। क्या होगा, हाई होगा। अगर एग्जाम में कभी कोई पूछे आपसे कि डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि ट्रिपल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड लेट टूटेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ज्यादा होती है। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हमने पढ़ना स्टार्ट करना है, एग्जिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी एक दो कराऊंगा मैं आपको भी देखना। अब जैसे क्वेश्चन है
कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज एंड इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को समझने का प्रयास कीजिए। ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किस पर डिपेंड करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल है, जोड़े में नहीं है, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। कौन सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा? देखो मैं आपको क्लियरली कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दूं। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझिए, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और आपके पास अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो इसको बोलते हो आप डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। तो कौन सा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कौन सा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इन सब बातों से बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो डायामैग्नेटिक। पेयर्ड मतलब जोड़ा, अनपेयर्ड मतलब सिंगल। अब क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास O2 है, तो अगर हम O2 वाले के लिए, और एक है O2 प्लस, दूसरा है O2 माइनस, इसको सुपर ऑक्साइड, इसको परऑक्साइड बोलते हैं। देखो याद कर लेना कि सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड में क्या फर्क है। देखो O2 माइनस को सुपर ऑक्साइड, O2 माइनस 2 को परऑक्साइड बोलते हैं। एग्जाम में ये भी लिखा सकता है कि बताओ परऑक्साइड का बताओ, तो वर्ड्स पे भी लिखा सकता है, पर इतना नहीं फिर भी। अब मुझे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि वो स्टेबल है कि नहीं, और मैग्नेटिक बिहेवियर है कि नहीं, पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। तो मान लो मैं रैंडम कोई भी क्वेश्चन लेता हूं आपके हिसाब से, चलो मैं लेता हूं O2 माइनस 2। हमने नहीं किया ना O2 माइनस 2 एक बार भी। तो O2 माइनस 2 देखिए, ऑक्सीजन का होता है 16 और माइनस 2 का मतलब क्या हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। तो 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालेंगे, समझते हैं बॉन्ड ऑर्डर, तो वो होगा 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब बिना स्टार, 2 10 होंगे, 10 है, 10 2 4 6 8 10 10 माइनस स्टार वाले, स्टार वाले एक स्टार वाले कितने बचे फिर? अगर 10 18 में से 10 गए तो 8 ही बचेंगे ना। तो आंसर कितना आ गया? 2/2 1 आ गया। कितना आ गया? 1। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है। लेकिन आप देखोगे कि हमारे पास इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है सिर्फ, समझे? अच्छा, वैसे ही अगर हम इसका निकालेंगे O2 का, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था याद करो? O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया था, याद है आपको? इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आया था 2.5 एंड O2 माइनस का आया था 1.5। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा बताओ? O2 प्लस का, उसके बाद O2 का, उसके बाद O2 माइनस, और सबसे कम किसने बोला है? कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें क्या देखना होता है? अभी मैंने आपको बताया था, स्टेबिलिटी देखने के लिए आपको क्या देखना होता है? बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। तो कुछ भी नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके देखना होता है कौन कितना स्टेबल है और कौन कितना स्टेबल नहीं है। ये बात क्लियर है? तो आपको इस प्रकार से देखना होता है कि कौन कितना स्टेबल है, कितना स्टेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो हमें पता है कि O2 के अंदर होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, याद है आपको? O2 के अंदर क्या होता है याद करो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, याद है? पेयरिंग नहीं हुई थी। तो ये है पैरामैग्नेटिक। O2 प्लस के अंदर भी था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी पैरामैग्नेटिक है। करके देखना आप, नहीं समझ में आ रहा है? अरे यहां पर पेयरिंग नहीं हो पाती है इसमें, और इसमें भी पेयरिंग नहीं हो पाई थी। ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, पेयरिंग नहीं हो पाई थी। बस पेयरिंग किसमें हुई है? इसके अंदर। अगर इसके अंदर पेयरिंग हुई है तो ये है डायामैग्नेटिक, और ये तीनों क्या है बताओ? पैरामैग्नेटिक। तो O2 O2 प्लस O2 माइनस पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन जो हमारा O2 माइनस 2 है वो क्या होता है? डायामैग्नेटिक होता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में बहुत पॉपुलर है, एग्जिस्टेंस वाला, कि कौन एग्जिस्ट कर रहा है और कौन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मेरी बात ही समझे? कौन एग्जिस्ट कर रहा है और कौन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो वही क्वेश्चंस को हम अभी देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन। जैसे एग्जाम में कई बार ऐसा आ सकता है, क्वेश्चन मैं आपको एक करके दिखाऊंगा, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन आएगा, बताओ। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हीलियम-2 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। या ऐसा आ सकता है कि हीलियम-2 एग्जिस्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यह एग्जिस्ट करता है कि नहीं बताओ। तो और हीलियम-2 डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाई? व्हाई? कुछ भी आ सकता है। तो देखिए हीलियम है, अब हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, 2 हीलियम के लिए 4। तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब 4 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे भर सकते हैं? 2 यहां 2 यहां। और आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बराबर है। और जब भी नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर हो तो हम बोलेंगे भाई वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट ना करने का मतलब क्या है? जो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगा के देख लो, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो 1/2 बॉन्डिंग है 2, एंटी बॉन्डिंग है 2, आंसर आ गया 0, 2 - 2 0। यानी किसी का बॉन्ड ही 0 है तो एग्जिस्ट कैसे करेगा? तो हम कहेंगे एज वी कैन सी क्लियरली बॉन्ड ऑर्डर इज 0 सो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं जिसके लिए आप रेडी रहेंगे। अब जिसकी किस्मत बहुत बुरी होती है, तो कई बार 5 नंबर के अंदर बता रहा हूं, अगर किस्मत आपकी बहुत बुरी है, आप जिस दिन पैदा हुए तो उस दिन बिजली कड़की, नहीं समझे, बहुत बुरी किस्मत है, पहाड़ टूट गए, कोई साइकिल से गिर गया, नहीं समझे मेरी बात को, बहुत बुरी किस्मत है मान लो आपकी, तब वो 5 नंबर में एनर्जी लेवल डायग्राम वाले क्वेश्चन को ऐड करते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम। अब देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम को समझाना कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। अगर हम इसको भी समझाने बैठेंगे, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग थ्योरी,
ये बहुत बड़ा थ्योरी, इसमें ट्रिक बताया होगा मैंने आपको, 21 21 21 12 21 21 21 12 की हमने ट्रिक बनाई थी, उस ट्रिक से आपको समझाया था। और अभी अगर मैं डिस्कस करने जाता हूं उसको, जिसका चांस भी बहुत कम होता है एग्जाम में, लेकिन ये बुरी किस्मत वालों के लिए, तो जिसको लगता है मेरी किस्मत बुरी है ना, तो प्लीज गो थ्रू दिस। कहां से जाओगे, मैंने 20 मिनट में यूट्यूब पे डाल दिया इसका ट्रिक पूरा, 20 मिनट्स में यूट्यूब पे डाल दिया है क्वेश्चंस के साथ एनर्जी लेवल डायग्राम के ट्रिक। वहां से आप कीजिए, क्योंकि यहां पर हम उन चीजों के पीछे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते जिनका मतलब जिनके पीछे बहुत टाइम लगेगा, उसमें नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दिस इज एग्जाम टाइम, हमें फोकस करना मेन कि कहां से हम नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो इस वाले टॉपिक से मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया, थ्योरी पढ़ाने के बाद मैंने आपको क्वेश्चन कराया। आई होप ऑल क्लियर है। ठीक है, एक बार नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, अब्दुल, सुजय, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl3 और PCl5। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये एग्जाम में आ सकता है। डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5। व्हाट आर द एक्सियल बॉन्ड्स, व्हाई आर द एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब देखिए क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन के सारे क्वेश्चन हम अभी देखेंगे इसी क्वेश्चन के थ्रू। जो भी क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के आते हैं और ज्योमेट्री वाले, शेप वाले, क्लियरली बता रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन वाले, ज्योमेट्री वाले, शेप वाले, इन सभी क्वेश्चन का सेम टेक्निक होता है। टेक्निक क्या, देखिए ये बेसिकली ऐसे करेंगे हम। ये ट्रिक ऑक्सीजन के लिए नहीं होता, पहले बता रहा हूं, बिना ऑक्सीजन वाले सभी कंपाउंड में लग जाएगा। जैसे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले कुछ चीजों को याद करना है। क्या याद करना है, मैं आपको थ्योरी समझा दूं। आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा। अगर उस नंबर की वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, हमारे सिलेबस में 6 तक का ही है। तो अगर किसी की 2 हो तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, बता दूं मैं आपको, हाइब्रिडाइजेशन जो है, थ्योरी पढ़ा रहा हूं हाथों हाथी, हाइब्रिडाइजेशन जो होगी ना इसकी, वो होगी sp। अगर किसी का 3 हो तो sp2, एंड 4 हो तो sp3, एंड 5 हो तो sp3d, एंड 6 हो तो sp3d2। अब यहां पर ज्योमेट्री या शेप की अगर हम बात करें, ज्योमेट्री की बात करेंगे हम, तो ये होता है लीनियर, ठीक है, ये होता है ट्रायगोनल प्लेनर, तीन वाला ट्रायगोनल प्लेनर, और 4 वाला होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। आपका जो 5th है इसको बोलते हैं बाई पिरामिडल। क्या बात है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, टैब नीचे ही है, चार्जर भी नीचे। और sp3d2 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल, या स्क्वायर बाई पिरामिडल भी इसका नाम होता है। सुनो बाकी ध्यान दो, लीनियर के लिए आपको बस 2 लाइन खींचना होता है, ट्रायंगल प्लेनर के लिए आपको एक ट्रायंगल टाइप का शेप देना होता है, टेट्राहेड्रल के लिए आपको ऐसे, ठीक है, ट्रायंगल बाई पिरामिडल के लिए आपको ऐसा डायग्राम बनाना है, मैं भी करके दिखाऊंगा, और स्क्वायर बाई पिरामिडल के लिए आपको स्क्वायर बना के ऊपर नीचे ऐसे करना होता है। तो ये आपको ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए थ्योरी के अंदर, ठीक है, ये सारी चीजें कंप्लीट होना चाहिए हमारा। क्लियरली देख लो, थ्योरी पढ़ाई मैंने आपको, अब हम काम की बात करते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा कि एनसीईआरटी से क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन मैं भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। वैसे लिखा है PCl5, डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5। अब ये जो नंबर है, नंबर कैसे निकालेंगे समझिए, थ्योरी समझिए। ये जो नंबर हम कैसे निकालते हैं, तो नंबर जब भी आपको निकालना हो, नंबर कुछ नहीं करना है आपको, नंबर की ट्रिक बता रहा हूं, 1/2, ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं बड़ा करके। तो नंबर निकालने की ट्रिक बता रहा हूं आपको, जब भी ये नंबर निकालना हो, n निकालने का ट्रिक है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, V का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को मैं सिंगल एटम बोल दे रहा हूं, ठीक है ना, सिंगल एटम, जो सिंगल एटम होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिंगल एटम माइनस साइड में जितने भी एटम है, साइड एटम, फर्क समझना, यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिंगल एटम और ये साइड के एटम। अभी मैं एक क्वेश्चन करूंगा, आपको समझ में आएगा। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं PCl5 का, चलिए, तो मैं PCl5 मैंने लिया और मेरे को इसका n निकालना है, n नंबर निकालना है कि किस नंबर पे आ रहा है ये। तो मैंने कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिंगल एटम, तो PCl5 में समझिए, PCl5 में जो फोस्फोरस है वो है सिंगल एटम, और ये ट्रिक ऑक्सीजन के लिए वैलिड नहीं होता है। तो जो फोस्फोरस है हमारा, जो हमारा फोस्फोरस है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, 15 नंबर पे होता है ये 285। फोस्फोरस 15वें नंबर पे होता है, इसका होता है 285, यानी फोस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है 5 इलेक्ट्रॉन, माइनस करने हैं मुझे, 5 ही है ना इसके,
ओह शिट, ये मैंने माइनस का साइन गलत लिखा है, प्लस होगा। आई एम सॉरी गाइस, आई डिड अ मिस्टेक, थोड़ा यहाँ पे प्लस आएगा, अभी जस्ट याद आया। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिंगल एटम का लास्ट में है 5, प्लस साइड में कितने एटम है, तो फोस्फोरस के, देखो ये फोस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है, पर ये साइड में एटम्स कितने हैं, 5 एटम्स है, क्लोरीन 5 है बाई 2, तो आंसर 5 आएगा। और 5 के लिए होता है sp3d। क्या होता है, तो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द हाइड्रेशन ऑफ PCl5 PCl5, तो इसका क्या होगा sp3d। अब लिखा है, अब इसका डायग्राम बनाते हैं चलिए। अब जब हम PCl5 का 5 के लिए हमने ऐसे बोला था आपको ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, तो 5 के लिए ऐसे बनेगा, मैंने आपको पीछे बताया। तो एक फोस्फोरस यहाँ होगा, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। अब यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है इसको एक्सियल बोलते हैं, जो मैंने ग्रीन से बनाया एक्सियल। और ये होते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड, ये जो आपको दिख रहे होंगे, ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो मैं थोड़ा इससे बना रहा स्काई ब्लू से, इक्विटोरियल, इसको एक्सियल बोलते हैं, इसको इक्विटोरियल। अच्छा इसी में था, ये लो। तो एक एक्सियल है, एक है इक्विटोरियल बॉन्ड। अब दोस्तों क्लियरली बताऊं तो एक्सियल बॉन्ड ना लॉन्गर होता है, लॉन्गर एंड वीकर। इससे क्या होता है, ये जो हमारा PCl5 है, अगर इसको हम हल्की फुल्की भी हीट देंगे, हल्की फुल्की भी हीट देंगे ना, तो इसके ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, क्योंकि ये लंबे है और वीक है, लंबे बॉन्ड वीक होते हैं। तो जैसे आप लोग PCl5 को हीट करेंगे तो ये PCl3 बन जाएगा और Cl2 निकल जाता है। तो एग्जाम का कॉन्सेप्ट ही यही है, क्वेश्चन यही आता है, व्हाई आर द एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल। तो देखिए एक्सियल बॉन्ड लंबा क्यों है, क्योंकि इसको रिपल्शन मिलता है। देखिए ये जो हमारे एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ना, इसको काफी ज्यादा रिपल्शन मिलता है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर होता है। किस पर होता है, तो एक्सियल बॉन्ड्स ऐसे जैसे ट्रायंगल के ऊपर है, तो हम बोलेंगे कि एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वीकर ड्यू टू मोर रिपल्शन, ड्यू टू रिपल्शन as it is closed 90 डिग्री देंगे, 90 डिग्री विथ इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बड़े क्लोज होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। जैसे इक्वेटोरियल बॉन्ड है मेरा हाथ, तो इसमें 90 डिग्री पर है ये, तो पास होने की वजह से रिपल्शन मिलता है, और रिपल्शन होने की वजह से लंबे हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर होने की वजह से आसानी से टूट जाता है। अगर मुंह से हम भाप देंगे ना, गर्माहट मिली, टूट गया, समझे। दैट इज अ वेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप देखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी सारी थ्योरी मैंने पढ़ा दी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूं पहले ही। क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप ना कोशिश करना कि आप ना ज्योमेट्री वाले और शेप वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी से कर लेना। कौन से वाले, ज्योमेट्री और शेप। अब जब एनसीईआरटी में जाओगे ना, तो एनसीईआरटी में ना बहुत सारे कॉलम्स बने हुए ऐसे क्वेश्चन बने हुए कि भाई BCl2 क्या बोलेंगे, BCl2 का बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सिंपल है, क्या ट्रिक बताया मैंने आपको, ट्रिक नंबर निकालना है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिंगल बरेलियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। क्यों, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो ऐसे भरेंगे ना 2,2 288 भरते हैं ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, प्लस साइड में कितने एटम है, 2। तो कितना आंसर आ गया, 4/2। तो 2 के लिए sp, और sp मतलब लीनियर कैसे बनेगा कि भाई तीनों को लाइन में लगाना है, तो एक Cl और यहाँ क्या लगा देंगे B। नहीं समझे, कोई दिक्कत, अरे कोई दर्द हो रहा है किसी को, कोई दर्द तो नहीं हो रहा, बोलो, दर्द हो तो बता देना, और इससे ना ऐसे कनेक्ट कर देना, सारे आपस में कनेक्टेड होंगे। चलो वैसे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक ClF3 बोला भाई ClF3 के बारे में बताओ। तो ClF3 देखो एनसीईआरटी में सारे दिए हुए, सारे प्रैक्टिस करना है आपको। ClF3 XeF4 आपको SO2, ठीक है, ये सारे डायग्राम सीखोगे। जैसे एक मैं करके दिखा सकता हूँ, चलो ये करूंगा तो नंबर कैसे निकालेंगे, लास्ट में जिनोन नोबल गैस, लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, फ्लोरीन कितने हैं 4/2, तो 8 4 12/2 6 के लिए ऐसा बना था हमारा 1 2 3 4 5 6। अब इसमें फ्लोरीन 4 है, कितने फ्लोरीन है, तो हम चारों कोनों पे लगा देंगे, और जो बच गए तो उसको छोड़ देंगे, ऐसे बोलेंगे भैया ये तो इसके इलेक्ट्रॉन बच गए, लोन पेयर बोलते हैं इसको, ऐसे टोपा पहना देते हैं, जो बच जाए इसको टोपा पहनाते, टोपा पैक कर देते हैं, तो बन गया। तो ये सब आपको एनसीईआरटी में एक पूरा चार्ट बना हुआ है, वो सारा याद कर लेना, वरना जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको करवा दिया। PCl5 इंपॉर्टेंट होता है, और ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो उसके लिए आपको खुद को रेडी करना है। दोबारा बोल रहा हूँ, ये ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी के चार्ट से एक बार देख लेना, ट्रिक तो मैंने बताई थी आपको, नोट कर लो, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गिनती के 8-9 दिन रह गए ना, चलो फिजिक्स तो तुम्हारा रेडी है ऑलमोस्ट, क्या ही है, आज वो करवा देंगे, क्या बोलते हैं। देखिए एग्जाम में आपका सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के ऊपर डिफरेंस आता है कई बार, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हल्का हल्का बता रहा हूं, आप करेंगे इसको तैयार खुद से। स्ट्रॉन्ग होता है और ये बनता है हेड ऑन कोलिजन से। क्या बनता है,
हेड ऑन कोलिजन से, दिस बॉन्ड फॉर्म्स हेड ऑन कोलिजन इज हेड ऑन ओवरलैपिंग, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई हेड ऑन ओवरलैपिंग है ना, अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और ये किस किस में होता है? पीपी में होता है, ये एसपी में होता है, एसएस में होता है। पाई बॉन्ड आपका वीक होता है, ये होता है साइडवेज ओवरलैपिंग से, साइडवेज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं इसको। और हाँ देखो, ये होता है फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मैंने बोल दिया, खुद लिख लेना। ये होता है साइडवेज ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि ये वाले कैसे बनते हैं? ऐसे, एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है। ये वाले कैसे बनते हैं? ऐसे ऐसे। और ये सिर्फ पीपी में हो सकता है, ओनली इन पीपी। ये पीपी एसपी ऐसे सब में हो सकता है, वो सिर्फ पीपी में हो सकता है। इस प्रकार से हमने सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ा और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ा। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, विच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड बाय कार्बन एटम इन द फ्लोटिंग मॉलिक्यूल। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज्यादा है। ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होता है और यहां पर भी होता है, तो दोनों में से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आएगा। मैं आपको कुछ बातें बता दूं। देखिए, आपको हमेशा सिग्मा बॉन्ड काउंट करना होता है। अगर सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू कभी 2 आ जाए, कभी 3, कभी 4, 2 आए तो आप बोलते हो sp, 3 आए तो sp2 बोलना है, 4 आए तो sp3 बोलना है। अब मुद्दा यह है कि हम सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे, ये बता दो। मुद्दा है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे, ये बताओ। तो सिग्मा बॉन्ड के पीछे थ्योरी क्या है कि आपका अगर ऐसा है तो इसके अंदर एक सिग्मा होगा, ऐसा है तो इसके अंदर एक सिग्मा होगा, और ट्रिपल है तब भी इसके अंदर एक सिग्मा होगा। यानी यहां पर एक सिग्मा है, ये बात तो तय है। यहां पर एक सिग्मा है और एक पाई है, यहां पर एक सिग्मा है और बचे हुए 2 पाई है। ये 3 है ना, 3 में एक सिग्मा 2 पाई, डबल में एक सिग्मा 1 पाई और सिंगल में एक सिग्मा। तो कार्बन के बारे में बात किया जा रहा है। मैं एक ही क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। सपोज करो मैं ये वाला क्वेश्चन उठा रहा हूं, तो मैंने इस कार्बन को खोला, CH3 और इधर भी CH3। तो मैंने कहा दोस्तों देखो, अगर मैं इस कार्बन को टारगेट करता हूं तो इस कार्बन के पीछे एक बॉन्ड है तो ये सिग्मा होगा, एक और बॉन्ड है तो क्या होगा? सिग्मा, और एक और बॉन्ड है तो क्या होगा? ये सिग्मा, और आगे भी एक सिंगल है तो क्या होगा? तो यहां पर 4 सिग्मा है, और जब सिग्मा बॉन्ड 4 आए तो sp3, यानी ये वाला कार्बन जो है वो sp3 है। क्या है? sp3। ये मैंने कैसे पता किया कि सिंगल में एक सिग्मा होता है, और ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल, ये भी क्या है? सिंगल। ज्यादा क्लियरिटी आपको कब आएगी? जब हम इस क्वेश्चन को लेके कूदेंगे मार्केट में। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो मैं आपको करके दिखाऊं। जैसे क्वेश्चन है CH3, तो मैंने CH3 लिख दिया, फिर है सिंगल बॉन्ड CH लिख दिया मैंने, CH, फिर है डबल बॉन्ड CH2। अब इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए अच्छे से। अगर मैं इस कार्बन को टारगेट करता हूं तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो ये तो क्लियरली sp3 है। लेकिन जब इस कार्बन को मैं टारगेट करता हूं, देखिए इस कार्बन को मैं अलग से दिखा रहा हूं, इसको थोड़ा डार्क दिखा रहा हूं, डार्क। इस कार्बन को फील करिए, इस कार्बन के पीछे एक सिग्मा आएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ऊपर एक सिग्मा आएगा, और यहां डबल में भी एक सिग्मा होगा। मैंने कहा था आपको कि डबल के अंदर भी क्या होता है? एक सिग्मा। तो यहां पर टोटल एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये, तो 3 सिग्मा होगा, और 3 सिग्मा को हम sp2 बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो? क्लियरिटी है? वैसे ये वाला क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो हम यहां पर बहुत ध्यान नहीं देंगे। आपको बस इनके डायग्राम्स को घर पे समझना है और आपको समझना है। देखिए जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो यहां पर क्या ऐसे करेंगे हम काम? तो हम कहेंगे CH है, यहां ट्रिपल है और यहां CH है। अब यहां पर इस कार्बन के पीछे एक है सिग्मा, और ट्रिपल में भी एक होगा, तो इस कार्बन कितने हो गए? 2 सिग्मा, तो ये होगा sp। आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कई बार, सिग्मा और पाई बॉन्ड वाले। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक बार 1-2 डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे। पर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन से दोबारा बोल रहा हूं। C2H2 का मतलब होता है कि 2 कार्बन है और 2 ही हाइड्रोजन है, यानी इनके बीच में 3 बॉन्ड होगा, ट्रिपल। डायग्राम आपको आना चाहिए। C2H का मतलब है कि 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, और इनके बीच में है डबल बॉन्ड। अब बोल रहा है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछा है, तो इस कार्बन में इधर एक सिग्मा है, एक सिग्मा यहां है, और एक सिग्मा यहां है, तो 3 सिग्मा मुझे क्लियरली दिख रहा है। पाई की बात करें तो अगर इन ट्रिपल बॉन्ड में एक ऊपर सिग्मा है तो बचे हुए दोनों पाई होंगे, ठीक है। वैसे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, इसमें 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 5 सिग्मा हो गया। अब इस डबल में एक पाई होगा, तो एक पाई हो गया। तो ये कैलकुलेशंस आपको करनी आनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वालों। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी। देखिए, ड्रॉ डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम C2H4 C2H2। अब देखिए डायग्राम से हमें बताना है कि C2H4 कैसे बना है, C2H4 एंड C2H2 कैसे बना है। तो पहले इसका बेसिक डायग्राम ये होने वाला है कि C दो कार्बन है, दो H है। पहले बेसिक डायग्राम को समझिए, और इसके बीच में डबल बॉन्ड होता है, और C2H2 का मतलब है दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हमें बेसिकली हमें डायग्रामेटिकली शो करना है। तो इस क्वेश्चन कैसे करते हैं सुन लो। पहले आपको एक कार्बन बनाना है और एक दूसरा कार्बन बनाना है, क्लियर है सबको। फिर आप ना यहां से एक ऐसा चीज बनाएंगे, दो हाइड्रोजन है इसलिए, और यहां से भी एक ऐसा बनाएंगे, दो हाइड्रोजन है इसलिए। यहां एक दो हाइड्रोजन के लिए दो सर्कल लगाएंगे, ठीक है। और इसको फंसाने के लिए अपोजिट स्पिन में दो इलेक्ट्रॉन को आप दिखाएंगे, और पॉजिटिव स्पिन में दो इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे। सेम चीज आप इधर अपनाएंगे, ऑर्बिटल्स के हम डायग्राम बना रहे हैं वैसे हाइब्रिडाइज करके, पर हमें इतना ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, हमें पीएचडी तो कर नहीं रहे, हमें एग्जाम निकालना है फिलहाल। ऐसे मैं कैसे बना रहा हूं इनके बीच में बता दूं, एक ऊपर एक नीचे ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों क्लियरली बता दूं आपको, एक आपको ऐसे निकालना होता है यू, और इससे फंसाना होता है यू, और दोबारा इसमें एक ऊपर एक नीचे करके ऐसे, एक ऊपर एक नीचे करके ऐसे बना देना है। अब एक और काम करना है इसके अंदर कि आपको एक बहुत लंबा सा ऐसे, काफी लंबा सा ऐसे करना है, और यहां भी एक काफी लंबा सा ऐसे करना है, और इसमें एक ऐसे दिखाना है, और इसमें एक ऐसे दिखाना है, और इन दोनों का अप्रोच आपको दिखाना है कि ये आपस में अप्रोच कर रहे हैं। फिर फाइनली इससे क्या होगा, डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिए। फाइनली ऐसे क्या होगा कि ये ना एक दूसरे की तरफ ऐसे करके झुकना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा मान लो, ठीक है। और फाइनली आपको कार्बन कार्बन, एक तो ये रहा आपका बीच में सीधा ऐसे, एक ये मिल जाएगा, और एक इन दोनों से मिल जाएगा, और बाकी इधर H H H H। तो डायग्राम से आपको ऐसे दिखाना होता है C2H2 का फॉर्मेशन और C2H4 का फॉर्मेशन। अब C2H2 में क्या होगा दोस्तों, सेम आपको कॉपी करना है, ये कार्बन, एक आपको यहां ऐसे दिखाना है, इसमें गोला लगाना है, और वही खेल खेलना है जो अभी तक हम खेलते आ रहे थे। वैसे एक लंबा सा, और ऐसे ही एक दो खेलेंगे खेल, जो खेल हम अभी तक खेलते आ रहे थे। फिर मित्रों बीच में आपको एक ऐसे लंबा सा दिखाना है जिसमें इन दोनों का हम पैचअप करवा रहे होंगे ऐसे। तो हमारा CH का काम हो गया। अब हमें बस दो बीच में इसमें लंबे लाइन खींचने होते हैं, एक दो, इसमें भी दो लंबे लाइन खींचने होते हैं, एक दो। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, जैसे ये है तो इसको ऐसे कर दिया, ये और इसको पकड़ लिया, फिर इसको ऐसे पकड़ लो, तो इसको ऐसे पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब इसका संबंध इससे करवा देंगे, इससे, और इस वाले का संबंध इससे करा देंगे। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ कार्बन है, एक ये रहा आपका, और दो साइड वाले हैं, तो ट्रिपल हो जाएगा, और इधर एक H है, इधर एक H है। तो डायग्राम से इनका फॉर्मेशन एग्जाम में आ सकता है, समझ में आया। तो डायग्राम से C2H2 C2H4 के फॉर्मेशंस को आप याद करके जाएंगे। ये किस पे बेस्ड है वैसे मैं आपको बताऊं, ये हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, ये हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं हम। तो ये ऑर्बिटल वैलेंस मतलब ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो रहा है एक प्रकार से ना। तो अगर आपसे कोई बोलता है C2H4 या C2H2 करके दिखाओ, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे पढ़ाई में प्लीज।
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखा है, इज देयर एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड नाइट्रोजन एटम एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। जैसे कि रिएक्शन हुआ है तो क्या हो सकता है, इसके अंदर समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, ये डॉट का मतलब पता है क्या? डॉट का मतलब है कि ये अब साथ में है। अगर हम पहले बोरोन का देखेंगे ना हाइब्रिडाइजेशन, आप निकालना खुद से, तो ये sp2 आएगा। क्या आएगा? आप निकालना खुद से, जो हमने नंबर वाला ट्रिक बताया था। लेकिन अब देखो bf3 sp2 तो है, लेकिन अब ये ns3 के साथ है, तो इसके बोरोन के हाइब्रिडाइजेशन में अपग्रेड आ जाता है, sp3 बन जाता है। क्या बन जाता है ये? sp3। तो बोरोन का क्या हो जाएगा? sp3। तो बोरोन का चेंज हो जाता है sp2 से sp3। क्लियरली ये बात समझ में आती है? तो ये आपको आंसर एग्जाम में लिख के आना है, इसको याद करके ही चले जाना, ठीक है? कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बोरोन में चेंज कितना आ रहा है बताओ? sp2 से कहां जा रहा है वो? sp3। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे, इसे नोट कर लो फटाफट। 9:46 हो गए इतनी जल्दी? एन का मुझे बता सकते हो? एन का क्या है बताओ? एन का बताओ। 5 जोड़ी होता है, 3 जोड़ी सोचा चीजें आगे तो sp3 ऐसे तो लगा ब्लॉक किया जाए। अगर आंसर 3 से कर रहे भैया, 3 नहीं 2 से करोगे तो फिर बात नहीं, 3 से 5 होगा। नाइट्रो एन का है, sp3 है, ठीक है, और उसका sp3 ही है, और sp3 ही रहता है उसका, ठीक है। बोरोन सेंटर में था ना, इसलिए उसकी बात की थी। देखो स्टार्ट करते लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडेशन ऑफ एल्यूमिनियम एटम। देखिए अगर आप इसका निकालेंगे ना, तो एम्प्टी ऑर्बिटल है कि नहीं है, ये सब देख के निकालोगे, तो ये आपका sp2 आएगा। क्या आएगा? sp2। और जब यहां पहुंच जाएंगे ना आप, तो ये आपका sp3 बन जाएगा। मैं चाहूं तो करके दिखा सकता हूं, पर इतना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। कैसे करोगे? सोचो, एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस साइड में कितने एटम है? 3 बाई 2, कितना आंसर आ गया? 3। 3 का मतलब है sp2, समझे? तो ये sp2 से sp3 चला जाता है, इसको आपको याद रखना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। सारे बच्चे नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़े। देखिए देखिए, विच आउट ऑफ NH3 एंड NH3 हैज हायर डाइपोल मोमेंट एंड वाई। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो एक है NH3 का अगर हम डायग्राम को याद कर ले, इसको बना के देखे, तो ये कुछ ऐसा बनता है, और NF3 बिल्कुल इसके जैसा ही दिखता है, सिमिलर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर आपको क्लियरली बता दूं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझिए, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट ऊपर होता है। यानी यहां पर एक डाइपोल मोमेंट ऊपर है, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर, इसको लोन पेयर बोलते हैं, ऊपर है, यहां भी ऊपर है। लेकिन यहां पर एक चीज आप नोट करेंगे कि NH बॉन्ड में ना N अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति रखता है। तो NH बॉन्ड का एंड लोन पेयर का, ठीक है, मैं लिखता हूं डाइपोल मोमेंट ऑफ 3NH बॉन्ड 3NH बॉन्ड 3NH बॉन्ड 3NH बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर
इलेक्ट्रॉन्स जो भी है आर इन द सेम डायरेक्शन, आर इन द सेम डायरेक्शन, तीनों NH बॉन्ड का और लोन पेयर का सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? बोलो। पर यहां पर आप देखिए फ्लोरीन बहुत पावरफुल होता है, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन की वजह से पीछे की तरफ होगा, तो यहां पर होगा इन अपोजिट डायरेक्शन, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। डायग्राम बना के दिखा भी देना। सो अगर यहां सेम डायरेक्शन में तो वैल्यू ज्यादा आएगी और यहां वैल्यू क्या होगी, हेंस लेस डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3, लेस डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3, लेस डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3। क्या क्लियरली ये बात समझ में आती है? इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई टेंशन है किसी को? दर्द हो रहा है? ठीक है। कई लोगों को लग रहा होगा कि सर आपने वेव पे ध्यान नहीं दिया। नहीं दिया, सही बात है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस पर ध्यान देके भी कुछ नहीं होगा। बात ही समझ में आई? मेरे को क्या जरूरत है बार बार चैप्टर स्ट्रेट लाइन पढ़ाने की, ये पढ़ाने की, वो पढ़ाने की? बार बार पढ़ाया ना मैंने, उसके ऊपर एक बार न्यूमेरिकल कराया, फिर PYQ कराया। तो मुझे कोई शौक नहीं है एक्चुअली में, जहां फायदा हो सकता है वहां से फायदा लिया जाएगा। आज वेव करवा देंगे, शाम को निपटा देंगे। देखो स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा है अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अनदर पॉसिबल ज्योमेट्री फॉर CH4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अनदर पॉसिबल ज्योमेट्री फॉर CH4 इज स्क्वायर प्लेनर विद अ 4 H एटम कॉर्नर। तो एक्सप्लेन व्हाई CH4 इज नॉट स्क्वायर। क्या मतलब है? क्वेश्चन समझो। मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूं। कह रहे देखो CH4 का हम ऐसा भी तो बना सकते हैं ना स्क्वायर की तरह। CH4 को आप स्क्वायर की तरह बना लो। किसने मना किया है? इसको बोलते हैं स्क्वायर इन प्लेन, जो आप 9th 10th में बनाते थे। लेकिन आप CH4 को ऐसा क्यों बनाते हो, टेट्राहेड्रल क्यों बनाते हो यार? जब ये कितना अच्छा लगता है। देखो ये क्या तिरछा मिर्चा इधर उधर, ये कितना अच्छा, कितना कूल, कितना बढ़िया डायग्राम लगता है। तो लिखा है अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कह रहा है टेट्राहेड्रल को छोड़ो, पॉसिबल ज्योमेट्री CH4 का स्क्वायर भी तो हो सकता है ना, स्क्वायर प्लेनर विद 4 एटम एट कॉर्नर, जो चारों एटम कॉर्नर पे होंगे, और C एट सेंटर, और C सेंटर में रख दो। लेकिन CH4 को स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं बनाते आप, टेट्राहेड्रल ही क्यों चाहते हो? तो रीजन है रिपल्शन। क्या रीजन है? देखिए अगर हम ऐसा रखेंगे तो ये वाला बॉन्ड, देख रहा हूं मैं जिसको मेंशन कर रहा हूं, देखना ये वाला बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड पास हो गए, जिससे इनके बीच में हो सकता है रिपल्शन। क्या हो सकता है? लेकिन यहां देखो ये वाले बॉन्ड बहुत दूर है। देखिए स्क्वायर प्लेनर एक तरह से 2D शेप है, देखो एक प्लेन के अंदर, और टेट्राहेड्रल 3D शेप है। 3D में क्या है, आपने एक को उधर पश्चिम में भेज दिया, को पूरब में, एक में उत्तर, एक दक्षिण में, तो सब दूर दूर हो गए। क्या हो गए? और प्लेन में क्या है, एक यहां लगेगा तो एक यहां लगेगा तो एक यहीं लगेगा, एक यहां लगेगा तो यहां। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो प्लेन की बात करें तो दोनों पेन ऐसे रहेंगे, लेकिन 3D में इस पेन को मैं नीचे कर सकता हूं, अंदर अंदर करके दूर कर सकता हूं। देखो अब ये देखो पेन कितनी दूर दूर है, देखो आपस में, इनमें 90 नहीं बन रहा। क्या नहीं बन रहा? लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर रखेंगे तो हमें 90 ही रखना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो रीजन क्या? रिपल्शन। इफ वी टेक स्क्वायर प्लेनर, bonds will be near to each other, bonds will be, and due to repulsion, due to it is not stable, it is not, that's why we choose tetrahedral, that's why we choose। तो रीजन क्या? रीजन इसको ना चुनने के पीछे रीजन क्या है? रिपल्शन, रिपल्शन, रिपल्शन। तो ये एक सिंपल रीजन क्या है इसका, इन स्क्वायर प्लेनर देयर इज रिपल्शन, सो वी चूज टेट्राहेड्रल, इसलिए हम टेट्राहेड्रल को लेते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन होता है कि भाई एक्सप्लेन why BH2 molecule, explain why BH2 molecule has a zero dipole moment although B bonds are polar। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ यार, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में आ गए आप लोग। कह रहा है कि BH2 मॉलिक्यूल है, तो BH2 मॉलिक्यूल को हम ऐसे बनाते हैं BHH। अब कह रहा है BH2 मॉलिक्यूल हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट ऑल्दो BH बॉन्ड्स आर पोलर। समझिए इसका, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, कि BH2 के बारे में आपको समझाऊं। ठीक है, अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में एक्सप्लेन करना हो तो कैसे एक्सप्लेन करके आएंगे आप? देखिए आप लिखना BHH। ठीक है, अब मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसके ऊपर पॉजिटिव होता है। क्या होता है? बेरिलियम एक अपने ऊपर पॉजिटिव रखता है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, इन सब की तरह। देखिए बेरिलियम की फैमिली को समझिए, जैसे लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, तो बेरिलियम पॉजिटिव, ठीक है, मैग्नीशियम पॉजिटिव। तो आप सिमिलरली इसको पॉजिटिव दिखाएंगे, इसको नेगेटिव। क्या दिखाएंगे? तो इसको हम पॉजिटिव दिखा देंगे, इसको नेगेटिव दिखा देंगे।
तो हमें यहाँ पे पोलैरिटी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पोलैरिटी, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस। और हम बता देंगे कि भैया अगर एक का डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, दूसरे का इस तरफ होगा, अपोजिट ही होगा, तो हम बोलेंगे ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन, ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट्स, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो होगा इक्वल टू जीरो। जो टोटल डाइपोल मोमेंट है वो जीरो के बराबर होगा अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। क्लियरिटी है? बट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये पॉजिटिव है और वो क्या है बताया थोड़ी देर पहले। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पोलैरिटी अपीयर्स, जो पोलैरिटी है वो हमें दिखाई देता है अपीयर्स। पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस, पोलैरिटी अपीयर्स। जैसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। लिख लो इस क्वेश्चन को, लिख लो फटाफट, इजी क्वेश्चन है। 10:08 हो गए। क्या चीज? चलो देखते हैं। क्वेश्चन है अरेंज द बॉन्ड्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर मॉलिक्यूल। देखिए आयोनिक कैरेक्टर को समझने का प्रयास कीजिए। आयोनिक कैरेक्टर कब हमें दिखाई देता है? लाइक सोडियम हो, Na+ हो, Cl- हो। जब सोडियम पोटेशियम की फैमिली के लोग होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये लोग आयन्स के फॉर्म में होते हैं, Na+, Cl-, Li+, Mg+। नहीं समझे? तो जो आयन्स का मतलब है प्लस माइनस। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आने के चांस कम है, पर याद कर लो कि Li वाला LiF का ज्यादा होगा, उससे कम होता है K2O, फिर उससे कम में कौन आ रहा है आपका? ClF3, ठीक है, फिर SO2 और लास्ट में N2। N2 तो बिल्कुल ही आयोनिक नहीं है, तो डाइमोलिकुलर फॉर्म में है। तो ये याद कर लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कभी तुक्के में आ जाए तो अच्छी बात है, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, पर एक बार याद कर लेते हैं कि किस्मत बुरी हो तो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आज तक आया हुआ है। सो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको सारी बातें कराते हुए चल रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम देखो उन चैप्टर पे हम बहुत फोकस नहीं कर सकते हैं जिस चैप्टर में फोकस करके भी कुछ नहीं मिलना। जैसे आप अगर वेव में बहुत फोकस करते हो तब भी कुछ नहीं मिलना, आप अगर ऐसे चैप्टर फ्लूट्स में बहुत ज्यादा फोकस करते हो तब भी कुछ नहीं मिलना, डेरिवेशन ही आने वहां से। अगर सोचो मैं फ्लूट्स के न्यूमेरिकल कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। फ्लूट्स में आप डेरिवेशन याद करके जाओ, बहुत है, उससे ज्यादा उम्मीदें मत रखो फ्लूट से। मैंने ट्यूशन में फीस भरा है तब उसकी जिम्मेदारी है, मैंने ऑनलाइन बैच खरीदा है तब उसकी जिम्मेदारी है, मैं क्यों पढ़ूंगा? अरे भाई, तो अपनी खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाया जाता है। हर व्यक्ति अपनी तरफ से बेस्ट करता है जितना हो सकता है प्रैक्टिकली। हाँ, ट्यूशन वाले आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको जितना डायरेक्शन देना चाहे दे सकते हैं, पर वो आपके दिमाग में नहीं घुस सकते। समझ रहे हो? चलो, लिखा है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एनसीईआरटी। लिखा है ऑल्दो बोथ CO2 H2 आर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए CO2 का डायग्राम ऐसा आता है शेप, लेकिन H2O का ऐसा आता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं भाई क्यों CO2 ऐसा क्यों है, CO2 लीनियर है और H2O बेंड क्यों है? तो ये कहा, देखो मैंने पहले इंपॉर्टेंट लिख दिया, इंपॉर्टेंट है। तो रीजन क्या? देखिए ऑक्सीजन के ना यहाँ पर 2 लोन पेयर होता है और ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन इसका बैंड शेप हो जाता है। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स शेप इज बेंट। शेप कैसा हो जाता है? इज बेंट। शेप कैसा हो जाता है? बेंट। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर हम फटाफट आगे बढ़ते हैं धूम मचाते हुए, इसे नोट कर लो। CO2 लीनियर है पर H2O बेंट है। कैसा है? एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट से ही बता सकते हैं कि भाई इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। एज डाइपोल मोमेंट इज 0 तो सिमेट्रिक होगा। डाइपोल मोमेंट इज 0 सो इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। देखिए सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक डाइपोल मोमेंट इज 0। देखो हम बता रहे हैं इसका लीनियर शेप क्यों है। एज डाइपोल मोमेंट इज 0 सो इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है क्योंकि देखो अगर इधर और इधर हम खिंचाव रखेंगे तो कट जाएगा, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, तो लीनियर शेप है। हम बताएंगे एज डाइपोल मोमेंट इज 0 सो इट इज सिमेट्रिक। और यहां पर देखिए डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट इज नॉट 0, डाइपोल मोमेंट इज नॉट 0, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। और ये सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। और सिमेट्रिक नहीं है मतलब कुछ और होगा, कुछ और है तो क्या है? बेंट। समझ में आया? अरे ये सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि इसका कैंसिल हो रहा है। जब भी डाइपोल मोमेंट 0 हो मतलब वो सिमेट्रिक होंगे। सिमेट्रिक मतलब एक जैसा, इसका 0 नहीं मतलब ये एक जैसा शेप नहीं है, अलग शेप है। अब इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
बेटा चैप्टर यूट्यूब पे भी डला हुआ है, हमारे थ्योरीज में भी डला हुआ है, इतना चिंता क्यों कर रहे हो? बढ़े आगे, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी चीज मैं बता दूं, इन दोनों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहां लिख देना सिमेट्रिक लाइक CO2। नहीं समझे? कंपैरिजन में हमें बताना पड़ेगा ना कि सिमेट्रिक नहीं है CO2 की वजह से, इसीलिए CO2 का जीरो है, इसका जीरो नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? चलो, इसका डायपोल मोमेंट जीरो क्यों हो रहा है बताओ? कैंसिल आउट हो रहा है, जीरो हो रहा है ड्यू टू कैंसिल आउट। ये लिख देना कि अरे आप थोड़ा बहुत तो आप खुद से भी लिख सकते हो ना इसमें, ठीक है? तो आपके ऊपर है, बाकी हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। बहुत जल्दी तुम्हें, करो इसे, करके दिखाओ। रेजोनेंस तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। हेलो परंजुल, टेंशन मतलब बेटा। मैं कराऊं? देखो इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक मिल जाएगा, अभी एक दो और ऐड कर दूंगा। देखिए SO3 है, सुन लो ऐसे बनाना है इसको, S डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ O, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ SO3, ठीक है? तो ये हमारा रेडी है SO3। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं, इसी में आपको मजे लेने हैं। मजे कैसे लेने हैं? इधर एक बार बॉन्ड को शिफ्ट कर दो, तो आप डबल को यहाँ ले जाओ तो उसको ऊपर ले जाओ, इसको सिंगल कर दो। नहीं समझे? और ये सेम टू सेम रहेगा, यानी बॉन्ड्स की शिफ्टिंग है, बॉन्ड्स का हम रोटेशन कर रहे हैं। देखो पहले डबल यहाँ था, अब यहाँ ले गए, अब डबल यहाँ, अब यहाँ ले जाएंगे, डबल बॉन्ड O। तो आप देखेंगे तो हमने बारी बारी जो डबल था उसको सिंगल, जो डबल है उसको सिंगल किया, सिंगल को डबल किया, फिर डबल को सिंगल किया। देखो कुछ नहीं किया, पहले डबल यहाँ था, अब डबल यहाँ है, अगली बार डबल यहाँ है। और लोन यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बात? अब NO2 का कर लेते हैं एक बार, फिर उसका भी कर लेंगे। NO2 का कैसा है देखो, NO2। अब अच्छा, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? सुन लो क्वेश्चन जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि SO3 के अंदर सारे बॉन्ड्स सिमिलर है, बॉन्ड्स आइडेंटिकल या बॉन्ड सिमिलर, बॉन्ड्स लेंथ या बॉन्ड की लेंथ, बॉन्ड्स की जो लेंथ है वो सिमिलर है। सिमिलर बोल सकते हो, आइडेंटिकल बोल सकते हो। रीजन क्या? रीजन क्या बताओ? रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से जो जो सिंगल बॉन्ड है वो भी क्या हो जाता है? देखो डबल भी सिंगल है, सिंगल ही डबल है, तो सारे बॉन्ड्स कैसे हो गए? एक जैसे। सबकी लेंथ भी कैसे हो जाएगी? एक जैसे। सबकी ताकत कैसी हो जाएगी? एक जैसे। तो सभी बॉन्ड्स की लेंथ, बॉन्ड की ताकत सब एक जैसा क्यों हो जाता है? ये डब्बा लगाने के लिए किसने कहा है? ये NO2 है, NO2 माइनस नहीं है ये। अच्छा NO3 खुद ही बना रहे थे। चलो देखो NO2 कैसे होगा? N एक ऐसे, एक डॉट यहां, डबल बॉन्ड यहां, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो डबल को सिंगल, सिंगल को डबल, तो ये हमारा सिंगल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा डबल। 4 और 1 2 3 4 5 6। तो ये NO2 का आपका बन गया। आप नोट करो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। तो बॉन्ड्स आइडेंटिकल वाला आंसर लिख लोगे? लिख लोगे नहीं लिख लोगे? चलो
कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जो एग्जाम में आ सकता है, CO3-2 एनसीईआरटी से है ये। आपसे पूछ सकते हैं कि CO3-2 का आप रेजोनेंस बनाओ, तो CO3-2 का याद कर लो, C डबल बॉन्ड O, 2 बॉन्ड लेने हैं आपको, सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, और ब्रैकेट में आप -2 ले लेना इकट्ठे। अब आपको अगर इसका रेजोनेंस करना है तो कुछ नहीं करना है, डबल को सिंगल, सिंगल को डबल करना है, एग्जाम में आ सकता है। कैसे, ये आप खुद भी कर सकते थे, फिर भी मैं एक बार कर देता हूं, खेल ही तो खेलना है। इसको सिंगल कर दो, इसको डबल कर दो, और ये सिंगल ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। नहीं समझे? दर्द हो रहा है किसी को? हाँ, दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है? अच्छी बात है। अब हैबिट भी होती है भाई, हैबिट लग गई इसको, नाउ इट्स प्रोफेशनल। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। वक्त के साथ नोट कर लो। बच्चों को ये हो सकता है कि यार ये चैप्टर नहीं कराया, पर ये नहीं देख रहे कि पहले स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल कराए, फिर 60 50 30 30 40 40 PYQ कराए। भाई टीचर के हिसाब से ही चलना चाहिए, जब हम अपने हिसाब से चलते हैं ना तो हिसाब खराब हो जाता है। मुझे पता है तुम वेब में जितनी भी जान लगा लो, उससे न्यूमेरिकल बनने ही नहीं है, उससे डेरिवेशन आएगी और कुछ नहीं आएगा। आप इस चीज को समझो ना, लोगों को प्रैक्टिकलिटी पसंद नहीं है। आप किसी ट्यूशन में जाओ, टीचर कहेगा बिल्कुल बुद्धू से बुद्धू बच्चा है, हम इसको स्टार बना देंगे, मात्र 70,000। और पेरेंट्स कहते हैं भाई टीचर कितने कॉन्फिडेंस से कह रहा है। अरे भाई प्रैक्टिकल बात क्या है कि 11th क्लास में टॉपर ही 60-70% पे होता है। आप अपने इस क्लास में बच्चों को देखो, आपको लगता है कि कोई भी ऐसा है कि जो बहुत ही सुपर चल रहा हो, जिसको सब कुछ आता हो? नहीं होगा। दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग यू मस्ट हैव टू नो, है ना, कि 11th क्लास ऐसा ही होता है, घिसते घिसते चलता है, चलते चलते घिसता है। आई बात समझ में? चलो दोस्तों, NO3 माइनस कर लेते हैं क्वेश्चन एक बार। NO3 माइनस, आप NO2 माइनस में आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है? NO3 माइनस में करवा रहा हूं, देखो N एक बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का, एक डबल बॉन्ड O टाइप का, और इसके ऊपर माइनस लगाना है, ठीक है? और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। अब यही आपका होमवर्क है कि डबल को सिंगल करोगे आप। अब देखो ये डबल है, डबल यहां भेज देना, फिर यहां भेज देना, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है, कर लोगे? NO2 माइनस भी खुद ही करना घर पे, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है NO2 माइनस। सो हमने सारे रेजोनेंस वाले क्वेश्चन कर लिया और बता दिया कि बॉन्ड सेम क्यों होता है, बॉन्ड का लेंथ क्यों सेम होता है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्यों सेम होता है, ड्यू टू रेजोनेंस। नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। ये 2 क्वेश्चन है जिसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं कह सकते हैं कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पर ये वाला मैं आपको ऊपर वाला पढ़ा चुका हूं, और मैंने कहा था आप एनसीईआरटी देखेंगे, आप एनसीईआरटी की चार्ट देखेंगे, चार्ट जो बना हुआ है, चार्ट एनसीईआरटी में एक चार्ट बना हुआ है, वहां से आप वेस्पर से, जैसे SiCl4, BeCl2, BeCl3, इनकी वेस्पर मॉडल से इनकी क्या बनाओगे आप, शेप। ये मैं आपको पहले करवा चुका हूं, इसमें दोबारा नहीं टूटेंगे, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, साइड वो सिंगल एटम प्लस साइड एटम बाई 2, तो ये हम बातें कर चुके हैं। अब इसकी बात करते हैं। लिखा है ऑल्दो ज्योमेट्री ऑफ NH3 एंड H2O मॉलिक्यूल्स आर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। जो NH3 का ज्योमेट्री है, NH3 का एंड H2O मॉलिक्यूल, और H2O मॉलिक्यूल, उनका जो ज्योमेट्री है डिस्ट्रॉय हो जाता है। बॉड एंगल इज वाटर इज लेस, कह रहा है कि अमोनिया का एंगल मान लो 50 डिग्री है, तो इसका 10 डिग्री ही है, ऐसा क्यों? वाटर का बॉन्ड एंगल कम क्यों है? यहां पे एंगल कम क्यों है? क्योंकि यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर लोन पेयर है। क्या है? यहां पर एक ही है, यहां पर क्या है? 2 लोन पेयर। तो ड्यू टू मोर रिपल्शन, ड्यू टू मोर रिपल्शन, रिपल्शन, ड्यू टू मोर रिपल्शन बिटवीन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। जो ये लोन पेयर है बॉन्ड को धक्का मारेगा, ये लोन पेयर भी बॉन्ड को धक्का मारेगा, तो दोनों चिपक जाएंगे, दोनों चिपक जाएंगे, तो एंगल क्या हो जाएगा? कम। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप प्लीज इसे एक बार नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्लास लेते हैं 5 से 6 बच्चे, और फिर बाद में बोलेंगे जबकि देखो तुम्हारा पेपर होगा, तुम देखना, तुम्हें छपे हुए क्वेश्चन दिखाई देंगे। भाई हर साल का काम है हमारा, अगर छपा हुआ नहीं दिखाएगा तो बोल दूंगा तुम्हारी किस्मत बुरी थी। तो सब प्लानिंग लेके चल रहा हूं मैं, इस चीज को समझो। अरे मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं यार। अब एनसीईआरटी पढ़ ली, थियोरी पढ़ ली, क्वेश्चन पढ़ लिए, न्यूमेरिकल कर लिया, अभी पेपर नहीं हो रहा, तो दोस्त तुम्हारे अंदर है, यही बोलूंगा ना, इस चीज को समझो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कहीं से भी हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट
योर मेंटल स्टेटस। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, मैं क्लियरली मेंशन करूं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, कभी कभी आता है पर आ जाता है। राइट द फेवरेबल फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। देखिए अगर आप चाहते हो कि आपका एक आयोनिक बॉन्ड बने, जैसे कि Na प्लस और Cl माइनस बने, तो पहली कंडीशन तो ये है कि लार्ज लैटिस इंथैल्पी। यहां पर लैटिस इंथैल्पी आपकी काफी अच्छी खासी होनी चाहिए। लैटिस इंथैल्पी का मतलब है जब वो अट्रैक्ट होते हैं ना तो एनर्जी रिलीज होती है, तो अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो लैटिस इंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन निकाल दे तभी तो पॉजिटिव बनेगा, तो लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ वन एलिमेंट। तो एक बंदा इलेक्ट्रॉन निकाल दे और दूसरा गेन कर ले, दूसरा क्या कर ले, गेन। एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यार टेढ़ा मेरा हो गया, सुन लो। फर्स्ट है ये लो, सेकंड है लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ वन एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ अदर। दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दे आसानी से, तो इसको सॉरी एक लॉस कर दे आसानी से, तो आसानी से आयोनाइज हो जाए, सोडियम ने आसानी से दे दिया और इलेक्ट्रॉन उसको जल्दी से खींच ले, तो हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होना चाहिए। तीसरा कंडीशन जो है फेवरेबल, तीसरा ये हो सकता है मोर पॉजिटिव एट कटाइन, मोर पॉजिटिव, या लिख दो अट्रैक्शन, लिख देते हैं, गुड लिख देते हैं हाई लार्ज अट्रैक्शन, या लार्ज अट्रैक्शन लिखूंगा ही नहीं, उनके बीच में अट्रैक्शन अच्छा होना चाहिए। लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में अट्रैक्शन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वैसे दो कंडीशन भी लिख दोगे, वही दो मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है, बाकी आप इसको तैयार कर सकते हो अपने हिसाब से। अब एक क्वेश्चन ये वाला है जो काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, फॉर्मल चार्ज। देखिए फॉर्मल चार्ज निकालना मैं आपको सिखा देता हूं। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बड़ा आसान है। आपको पहले लिखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख के आपको करना है अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन, अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन लिखने हैं यहां पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन, फिर -1/2 यूज्ड इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इस चीज का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फॉर्मल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये आपका फॉर्मल चार्ज है, इसको याद कर लेना, ये कि फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है इक्वल टू में ये माइनस ये 1/2, या फिर ये याद कर लेना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप इसको अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमें बोला है कि ओजोन, एग्जाम में क्वेश्चन इसी का आता है, जब भी आता है क्वेश्चन आता है कि ओजोन का फॉर्मल चार्ज निकालो। तो दोस्तों ओजोन का फॉर्मल चार्ज निकालने को बोला है, तो एक काम करते हैं, हम पहले वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, ध्यान दीजिएगा, एट फर्स्ट ऑक्सीजन। तो कैसे निकालना है, आपको पहले लिखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 6 भरेंगे 6, माइनस अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाले ऑक्सीजन पे 2 है जो ऊपर रखे हुए हैं, अनयूज्ड है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन है आपके 2, -1/2 यूज्ड इलेक्ट्रॉन। तो यूज्ड इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन कितने हैं देखिए। तो अगर हम पहले ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 इसके साथ कैसे है बताओ, अनयूज्ड, तो वैलेंस माइनस अनयूज्ड। यूज का मतलब होगा कि यूज का मतलब मेरा यहां पर यह है कि बॉन्डेड जो है, बॉन्डेड, यूज का मतलब जो बॉन्डिंग में है। तो आप क्लियरली देख पाएंगे यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और यहां पर एक सिंगल लाइन है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। तो यूज कितने हैं, 6। तो यहां से अगर आप फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो आपको मिलेगा फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट इज 1 प्लस का 1, क्या मिलेगा, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे तो +1, यानी हमने क्या सीखा कि कैसे काम किया जा रहा है, तो इसके ऊपर हमारा प्लस का 1 चार्ज आएगा। अब मैं आपको एक बार दूसरे ऑक्सीजन का निकाल के दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए, और तीसरे का आपको होमवर्क दूंगा। दूसरे का निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ 2। तो अगर हम दूसरे का निकालेंगे ना तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहेगा, माइनस अनयूज्ड कितने हैं इसके पास, 4, जो यूज नहीं है वो 4 है, -1/2 यूज कितने हैं, तो यूज मतलब बॉन्डिंग। तो देखो अनयूज तो 4 है, इसके लिख दिया। बॉन्डेड कितने हैं, देखो 2 लाइन है, 2 लाइन का मतलब हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डेड है आपके 4। तो यहां से सॉल्व करने पे कितना आंसर आ रहा है, 0। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इस पर 0 है चार्ज। तो मेरा यहां पर समझिएगा अनयूज का मतलब क्या है, देखिए यहां क्लियरली बता दूं, अनयूज से मतलब है कि इनके सर पे रखा हुआ कितना है। जैसे इसमें अनयूज 2 है, इसमें अनयूज 4 है, इसमें अनयूज कितना है, 6। अनयूज का मतलब है कि सर पे कितना रखा हुआ है, और यूज से मेरा मतलब है कि बॉन्डिंग में कितने हैं। देखिए जैसे अगर मैं बोलूं कि इस वाले ऑक्सीजन की बात करूं तो ये ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स है, और 2 बॉन्ड का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन। अब इस वाले ऑक्सीजन के बताओ यूज कितने हैं, यूज मतलब बॉन्डेड कितने हैं, बॉन्डेड है सिर्फ 2, क्योंकि एक ही लाइन है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बता दूं जहां से क्वेश्चन बनता है, ऑर्गेनिक का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम पढ़ रहे हैं एच बॉन्डिंग। अब देखिए एच बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब ये जो एच बॉन्डिंग है ये कब होता है, देखिए
एच बॉन्डिंग कब होता है? जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम लाइक हाइड्रोजन, रुक जाओ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम लाइक हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, मेनली हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक व्हाट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपस में कंबाइन जब करते हैं ना तो इसको हम एच बॉन्डिंग कहते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, मेनली हाइड्रोजन, क्योंकि हम एच बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बॉन्ड्स टुगेदर, बॉन्ड्स, तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है, समझ लीजिए। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, और एक होता है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है और यहां पर है इंट्रामॉलिक्यूलर, क्या फर्क है? देखिए इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने कहा देखो एक मॉलिक्यूल है CH3, ऐसे एग्जांपल के तौर पे इथेनॉल, दारू, ये OH होता है, इसमें OH, जहां पर O आपका माइनस होगा और H क्या होगा? प्लस। और एक दूसरा भी मॉलिक्यूल है, मान लीजिए अल्कोहल का, ऐसा है कुछ CH3 CH2 OH, जहां पर O प्लस H प्लस होगा, O माइनस, तो इसका H प्लस इसके O माइनस के चक्कर में लग जाता है। मतलब इनका ब्याह हो रखा है, लेकिन फिर भी ये कलयुग में है ना, कलयुग में ऐसे होता है, पर होना नहीं चाहिए, गलत बात। ये प्लस और माइनस यहां से, तो इसका प्लस इसके माइनस से, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन से बॉन्डिंग, अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल से, नहीं समझे, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। यानी कि जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स है या पानी के मॉलिक्यूल्स है, वाटर में भी एच बॉन्डिंग होता है, देखो HOH, ऑक्सीजन आपका नेगेटिव और H क्या होगा? पॉजिटिव, और दूसरे में भी OH में H प्लस O माइनस, तो इसका O माइनस इसके H प्लस पे जोड़े डालेगा, और इसका H प्लस इसके, समझ में नहीं आ रहा देखने में? अरे यार, अरे इसका O माइनस इसके H प्लस के साथ, और इसका H प्लस इसके O माइनस के साथ, यानी जब एक का प्लस दूसरे के माइनस पर, एक का प्लस दूसरे के माइनस पे, तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। मतलब ये वाला उसको देख रहा है, ये वाला उसको देख रहा है। अब जब खुद से काम चलाए, खुद से कैसे देखो, जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ OH है, यहाँ NO2 है, तो यहाँ होता क्या है, यहाँ बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इसके H ने इधर के ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पकड़ लिया। एक तो ये कि हम दूसरे का हाथ पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अब दूसरे का जुगाड़ ही नहीं तो खुद का हाथ पकड़ लिया, कोई नहीं भाई, तो इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। यानी कि जब अपने से ही बॉन्डिंग करना हो तो इंट्रामॉलिक्यूलर, और अलग से कर रहे हो तो इंटरमॉलिक्यूलर। क्या बात समझ पा रहे हो? कोई टेंशन तो नहीं है? ओके, तो इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप मैंने आपकी सहायता की हो। मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो, भगवान आपका खूब भला करे। लव यू ऑल, टेक केयर।